गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक सिंथेसिस शुरू करने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक पे मिलते केवल 2 ही नंबर हैं, लेकिन ये टॉपिक कम से कम 25 दिन ले लेगा। आराम से 25 दिन तो ले ही लेगा। हाँ, 25 दिन तक आप बोर ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सुनने को मिलेगा और नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जो आपको इससे पहले शायद ना मालूम। तो हो सकता है बेटा कि 25 दिन लग जाएं और आप लोग काफ़ी परेशान हो जाएं कि 25 दिन से एक ही चैप्टर चल रहा है और मिलने केवल 2 ही नंबर हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसे सिंथेसिस समझ में आ जाता है उसे समझ लीजिए कि 30% ग्रामर भी आ जाती है। सिंथेसिस उसे ही समझ में आएगा बेटा जो जिसे ट्रांसलेशन क्लियर हो, वही ये कर पाएगा। ओके, तो इसमें जो है आपका थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सिंथेसिस क्या होता है? देखिए, सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना। इस वर्ड को आप पहले भी कभी सुन चुके हैं। याद करिए, बचपन में आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना। ओके, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना, या आप ये बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। ओके, तो सिंथेसिस शुरू करने से पहले हम लोग कुछ टूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले कोई भी मैकेनिक जो होता है वो अगर कोई चीज़ सही करता है तो उससे करने से पहले उसके टूल्स देखता है कि क्या स्क्रू ड्राइवर्स है, क्या प्लायर्स है, क्या हैमर है। जब तक उसे यही नहीं मालूम होगा तब तक वो किसी चीज़ को ठीक नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को पहले टूल्स पढ़ने होंगे। सबसे पहले हमारा है टाइप ऑफ सेंटेंस। हमें पहले सेंटेंस के प्रकार जानने होंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So let's start. What is simple sentence? Okay. So in simple sentence there is a one finite verb, one subject and one predicate. ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, वही आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Having finished her work, she went home. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो she is a subject। तो यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है, वन फाइनाइट वर्ब। तो went जो है आपकी एक फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हुई है, वन प्रेडिकेट। और आगे देखिए यहाँ पे होम जो लिखा है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है। और ये जो आया है ये आपका कोई ना ही इसमें सब्जेक्ट है, ना ही आपका इसमें फाइनाइट वर्ब है, ना ही इसमें जो है आपका कोई प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लाइक दिस, आई फाउंड माय लॉस्ट पेन। सो हेयर आई इज अ सब्जेक्ट, फाउंड इज अ फाइनाइट वर्ब एंड लास्ट माय लॉस्ट पेन इज अ वन प्रेडिकेट। तो यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हुई है, और ये आपका प्रेडिकेट है। तो सिंपल है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो और एक प्रेडिकेट हो, सिंपल सेंटेंस होगा। आइए जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? इन कंपाउंड सेंटेंस मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे आप मेन क्लॉज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इतनी सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है किसमें, इन कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे, जबकि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट आया था। एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आएंगी, जबकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब आई थी। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोला जाता है, या कहीं कहीं पे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। ये तीनों नाम एक ही के हैं।
और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है, जब मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाऊँगा तब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है उसको कैसे याद किया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। सो हेयर गॉड मेड द कंट्री, दिस सेंटेंस इज कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है और स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। फिर इधर वाला देखिए मैन मेड द टाउन, ये भी पूरा कंप्लीट है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे देखते हैं मोर देन वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए गॉड भी आया है, मैन भी आया है, तो दो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हैं। फाइनाइट वर्ब भी एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए मेड आया है और यहाँ पे जो मेड आया है वो मैन के लिए आया है, दोनों अलग अलग है। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मांग कर रहा है, तो ये जो एंड आया है वो आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सो हेयर this is a compound sentence. Okay, next is complex sentence. What is complex sentence? In complex sentence, same as compound sentence, there is a one principal clause, means independent clause, and dependent clause means subordinate clause, and one subordinate conjunction. complex sentence में एकदम कंपाउंड सेंटेंस ही जैसा होता है, मीन्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा जिसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है, और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। क्या होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो मैं तब बताऊंगा जब आपको मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊँगा। एक ट्रिक बताऊँगा और सारी कंजंक्शन याद हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड दैट ही वॉज अ बैड बॉय। सो हेयर राम सेड, राम ने कहा, बट व्हाट, ये नहीं मालूम है, ये इनकम्प्लीट है। राम ने कहा, अगर इस सेंटेंस को यहाँ से छुपा दें हम और इतना बोलें कि राम सेड, तो हम क्या समझेंगे, इतना हम छुपा देते हैं और हम बोलें कि राम सेड, राम ने कहा, तो क्या ये कंप्लीट है, नहीं। तो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सेंटेंस, ये जो जितना क्लॉज है ये किसी पे डिपेंड है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, बट फिर भी ये अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का था। दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, सब है। इसमें भी सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, बट ये इनकम्प्लीट है और ये इनकम्प्लीट है, हाँ, और ये कंप्लीट है। एंड दैट इज़ अ कंजंक्शन, दिस इज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, यहाँ पे दैट जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये इनकम्प्लीट है। राम ने कहा, बट क्या कहा ये मालूम नहीं है। यहाँ पे बात कंप्लीट कर दी गई है, तो ये जो कंप्लीट है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और जो इनकम्प्लीट होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। इतनी देर से मैं आपसे फाइनाइट वर्ब बोल रहा हूँ, क्या होता है। सो मेन वर्ब लाइक गो, ईट, कम, ड्रिंक, जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं वो सभी आपकी फाइनाइट वर्ब होती हैं। साथ ही जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, विल, शैल, ये सब आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। तो फाइनाइट वर्ब इज़ नॉट अ डिफिकल्ट वर्ब। हेयर वी आर गोइंग टू नॉन फाइनाइट वर्ब। What is non-finite verb? There are 3 types of non-finite verb. Means ऐसी verbs जो मेन वर्ब भी ना हो, हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और फिर भी सेंटेंस में आए, उन्हें नॉन-फाइनाइट बोलेंगे। फर्स्ट इज पार्टिसिपल, नेक्स्ट जिरेंड, नेक्स्ट इन्फिनिटिव। ओके, सो व्हाट इज पार्टिसिपल? There are 3 types. They also act like adjective in addition to the verb. ये पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स। व्हाट? फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वी यूज़ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे गो में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, और इसकी जो मीनिंग निकलती है वो निकलती है कर की, कर का अर्थ देती है। जैसे हेयरिंग द नॉइज़, तो हम कहेंगे
आवाज़, शोर को सुनकर या आवाज़ को सुनकर, या सीइंग द लॉयन तो शेर को सीइंग यानी देख कर। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स पार्टिसिपल। सो हेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसकी मीनिंग निकलती है हुआ, हुई, हुए, इस टाइप। जैसे लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स, खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता है, खोया हुआ। ओके, या द डिफीटेड आर्मी, हारी हुई सेना। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जा रही है, डिफीटेड, यहाँ पे लॉस्ट, और ये सभी एडजेक्टिव बन के आ रहे हैं क्योंकि टाइम जैसे नाउन है तो नाउन को बता रहा है यहाँ पे कि वो कैसी है, समय कैसा है, खोया हुआ है, तो ये दिस इज़ अ एडजेक्टिव। एंड हेयर आर्मी इज़ अ नाउन और डिफीटेड इज़ अ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन के आते हैं। पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में वी यूज़ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। इसकी मीनिंग में भी कर का अर्थ होता है, लेकिन एक कार्य और दूसरे कार्य के बीच में समय का क्या होता है, अंतर होता है। मीन्स एक काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा काम कंप्लीट शुरू नहीं होता है। लाइक हैविंग कंप्लीट द वर्क मोहन वेंट अवे। अब यहाँ पे कर की मीनिंग निकालना है। काम को ख़त्म कर या करके मोहन वेंट अवे, मोहन चला गया। तो ये पूरा काम जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक दूसरा मोहन गया नहीं है। तो एक कार्य हो गया है और तब दूसरा काम हुआ है, मतलब दोनों काम के बीच में अंतर रहा है। जबकि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें भी कर की मीनिंग आ रही थी, उसमें फास्टनेस थी कि शेर को देखकर वो भाग गया, तो कर की मीनिंग उसमें भी थी, लेकिन दोनों ही काम में फास्टनेस आई थी। और इसमें थोड़ा सा फास्टनेस नहीं है, पहले काम कंप्लीट हुआ है तब वो गया। ओके, पार्टिसिपल जितने भी मैंने आपको बताए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, वो सब मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा वो बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि ये जो टूल्स हैं वो अगर आगे आएँ तो आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट इज जिरन। दिस इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। जिरन में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और इसकी मीनिंग में ना, नी, ने निकलता है। जैसे ईट में अगर हम ईटिंग बोल दें तो हो जाएगा खाना। मूव में हम आईएनजी लगा दें हो जाए मूविंग, मीन्स हिलना, डुलना। ओके, तो क्या फ़र्क है आईएनजी वाले में? अगर आप ध्यान दिए होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी मैंने लगवाया था, जिसमें कर की मीनिंग देख निकल रही थी कि सीइंग द लॉयन और हियरिंग द नॉइज़, ऐसा सुनने में आया था आपको। और यहाँ पर भी आईएनजी लगा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरन? तो जिरन जो होती है वो संज्ञा की तरह कार्य करती है, मीन्स नाउन के जैसे कार्य करती है। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो विशेषण की तरह कार्य करता है, मीन्स एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जिसके लिखा है आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन पूछना, क्या पूछना, मैंने भी आपको बताया जिरन में आप क्या यूज़ करते हैं, ना, नी, ने। तो आप कहेंगे क्वेश्चन पूछना, आस्क मीन्स होता है पूछना, क्वेश्चन पूछना आसान होता है। तो हेयर आस्किंग इज अ जिरन। ओके, नेक्स्ट द माइजर हेट स्पेंडिंग मनी। माइजर मीन्स होता है आपका कंजूस। कंजूस पैसे को खर्च करने से नफरत करते हैं या घृणा करते हैं, तो करने, तो स्पेंडिंग इज अ जिरन। और आप देख पा रहे हैं ये दोनों कौन है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन आपका नाउन है तो नाउन के आगे आया है, मनी आपका नाउन है इसके आगे आया है। नेक्स्ट ही इज़ फाउंड ऑफ स्विमिंग, कि उसे जो है फाउंड ऑफ मीन्स होता है पसंद होना, और स्विमिंग मीन्स होता है तैरना, उसे तैरना पसंद है, तो तैरना पसंद में आ रही है, तो दिस इज़ अ जिरन। बट अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखें, यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा आस्किंग क्वेश्चन इज इजी, यहाँ पे लिख दिया मैंने आस्किंग क्वेश्चन ही स्लेप्ट, कि क्वेश्चन पूछ कर वह सो गया। देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ कर वह सो गया, और यहाँ पे क्या है पूछ कर, यहाँ पे कर की मीनिंग निकल रही है, और यहाँ पे क्या निकल रही है पूछना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा द माजर हेट स्पेंडिंग मनी,
कि जो कंजूस होते हैं वो पैसे को धन खर्च करने से नफरत करते हैं, और इसी का मैंने बनाया है कि स्पेंडिंग मनी ही स्पेंड बेस्ट लाइफ, कि पैसे को धन को खर्च करके करके ही स्पेंड बेस्ट लाइफ, उसने अच्छी लाइफ बिताई। ओके, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरंड। ओके, नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि मैंने आपको 3 बताए थे, एक पार्टिसिपल, एक जिरंड और एक इन्फिनिटिव। तो व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन इन्फिनिटिव वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसकी मीनिंग भी ना, नी, ने ही निकलती है, जैसे जिरंड की निकलती है, और एकदम जिरंड के जैसे ही यूज़ होती है, बट जिरंड में आईएनजी फॉर्म लग जाती है और इन्फिनिटिव में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। ओके, लाइक वी ईट टू लिव, हम खाते हैं किसके लिए? जीने के लिए। तो देखिए जीना, लिव मिस होता है जीना, तो आप कहेंगे जीना, हम जीने के लिए खाते हैं। लाइक नेक्स्ट, खुशी केम हेयर टू सी अस, खुशी यहाँ आई टू सी अस, हमें देखने के लिए। नेक्स्ट, टू लर्न इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश सीखना आसान है, सीखना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए वी क्या है आपका? सब्जेक्ट है। ईट क्या है आपका? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये इसी के अकॉर्डिंग आई है। बट ये भी तो एक वर्ब है ना, लेकिन ये किसी के अकॉर्डिंग तो नहीं आई है, तो ये क्या है आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब है। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिए, खुशी केम हेयर टू सी अस, खुशी क्या है आपका? सब्जेक्ट है। केम क्या है आपका? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आया है। बट ये जो टू सी, ये भी तो आपका वर्ब है, लेकिन ये एकदम अलग है, तो ये कैसे किसके, ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट है। नेक्स्ट देखिए, टू लर्न इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश क्या है आपका? सब्जेक्ट है। इस क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स फाइनाइट वर्ब है। बट ये देखिए टू लर्न, ये क्या है? ये आपका नॉन फाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिखा है कभी कभी टू हाइड भी हो जाता है। ये जो टू होता है इन्फिनिटिव में, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं, फिर भी मीनिंग में ना, नी, ने निकलेगा। जैसे हम कहेंगे लेट हिम गो, उसे जाने दो, जाने दो, बात समझ में आई? या लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। तो जब लेट आता है, लेट के साथ आप टू का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे लिखा है, यहाँ लिखा है प्रीपोजिशन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रीपोजिशन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाती है। लेकिन अगर टू ना आए और कोई भी प्रीपोजिशन आए, लाइक फॉर आए और कुछ कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए टू को छोड़कर, तो आप हमेशा उसे आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, मीन्स जिरंड फॉर्म में रखेंगे। जैसे टू वॉक, टू आया है यहाँ पे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी गई है, तो यहाँ पे ये सही है। फॉर आया है तो फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ करी गई है, मीन्स ये जिरंड है। टहलना, टहलने के लिए, ये सही है। फॉर वॉक ये गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि टू के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कोई प्रीपोजिशन आएगी तो यहाँ पे आईएनजी आनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है? आईएनजी नहीं आया, इसलिए क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, टू वॉकिंग, ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं। तो आई होप आपको ये जो सिंथेसिस है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग सेंटेंस को बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। गुड डे।